आइए हम लोग बात करते हैं डिफेंस डील की। डिफेंस डील में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है उसे हम लोग देख रहे हैं फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट। फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट के बारे में जानकारी कुछ हम लोगों को इस प्रकार से रखनी है और ये एक्चुअली है क्या ये समझना है। इन अक्टूबर 2019 इंडिया पुट द FVS यानी कि फ्लीट वेसल शिप agreement on hold after questions were raised on Turkey links with Pakistan and recently diplomatic tips with the recent typing arrogant गवर्नमेंट। यहां पर सीधा सा देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जब 2019 में देखा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ जाकर बैठ गया है और वह कश्मीर के इशू पर बेवजह कमेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसे पुट ऑन दी होल्ड यानी कि एक प्रकार से ठंडे बस्ते में रखने का निर्णय लिया था। तो अक्टूबर 2019 की यह घटना थी जिसमें फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट को ठंडे बस्ते में डालने की बात आई थी। तो फ्लिप आपका फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट एक्चुअली ये है क्या, इस चीज को समझ लीजिए। जो हमारे समुद्री यान है उनको यहां पर याद रखिएगा, जो मालवाहक समुद्री यान होते हैं उनके लिए यह एग्रीमेंट किया गया था। तो ये डिफेंस के पर्पज से लिया जाएगा, याद रखिएगा। तो डिफेंस के लिए जब ज्यादा से ज्यादा साजो सामान एक जगह से दूसरे जगह पर हमको लेके जाना है, जैसे इंडिया अगर किसी मूवमेंट में किसी नौसैनिक युद्ध में आगे अगर उलझता है तो निश्चित तौर पर वह अपने इन फ्लीट वेसल शिप के जरिए अपने सैनिकों को, टैंकों को, ये सब के सब एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर तुर्की के पाकिस्तान के साथ दिए जाने के बाद इसे रोक दिया गया था। लेकिन लेटर 2000 अगर बात करेंगे 20 में, तो इसे फिर से आपका इस एग्रीमेंट को ओके कर दिया गया है। यहां पर याद रखिएगा, however in February 2020 the government of India has given a nod to the head with the 2.3 billion deal after reviewing the concern as mentioned above। यहां पर याद रखिएगा 2020 में तुर्की की सरकार के साथ बातचीत होने के बाद इसे फिर से ओके किया गया है। अब यहां पर ध्यान देंगे, यह एक इंपॉर्टेंट घटना है या यह एक इंपॉर्टेंट आपका इवेंट है। तो यहां पर याद रखिएगा, यह अब इसे औकित कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, सबसे पहला याद रखिएगा फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट में जो क्वेश्चन आएगा वो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि यह एग्रीमेंट भारत ने किसके साथ किया है। क्वेश्चन को उलट के पूछ सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा वो सीधा सा पूछेगा वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट किया था और इसे 2019 में होल्ड पर डाल दिया गया। तो यहां पर आंसर याद रखिएगा दोनों का तुर्की होगा। तो ये भारत ने तुर्की के साथ एग्रीमेंट किया था। अब आगे आते हैं, इंडिया यूएस अपाचे कॉन्टैक्ट। अपाचे एक ऐसी आपकी हेलीकॉप्टर है जो काफी ज्यादा युद्ध की स्थिति में काम आती है। तो यहां पर याद रखिएगा इंडिया इस अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीद रहा है और इंडिया और यूएस ने करीब करीब 930 मिलियन डॉलर के इस एग्रीमेंट को साइन किया है। इंडियन आर्मी को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने हैं। अब यहां पर याद रखिएगा द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड इन द ईयर ऑफ 2015 या 2015 में एग्रीमेंट हुआ था बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर 22 अपाचे helicopters। Out of 22 helicopters 17 have already been delivered। इसमें से 22 में 17 already delivered हो चुके हैं and rest will be delivered in the year 2023। तो यहां पर याद रखिएगा अब रेस्ट जो हमारा है वो 2023 में यह आ जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली हम लोग 22 हेलीकॉप्टर्स परचेज कर रहे हैं। यहां पर याद रखिएगा अपाचे एक ऐसा वार हेलीकॉप्टर है जो बहुत ही युद्ध में काम आता है। तो यहां पर याद रखिएगा अपाचे ने जितने भी अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो इराक में निभाई हो या फिर उसने अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर बहुत अच्छा काम किया है। तो यहां पर याद रखिएगा यह थल सेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट के रूप में देखा जाता है। अपाचे के साथ कुछ इसके वेपन्स ऐसे लगे हुए हैं कि यह थल सैनिक जो युद्ध होता है, जो आर्मी हमारी युद्ध लड़ती है जमीन के ऊपर, इसमें यह काफी इफेक्टिव साबित होगा।
अब यहां पर सवाल उठता है कि ये है किस प्रकार का एग्रीमेंट। तो द अपाचे सेल इज ए हाइब्रिड प्रोक्योरमेंट। यह हाइब्रिड प्रोक्योरमेंट है, यानी कि डायरेक्ट कमर्शियल सेल है, और बिटवीन किसके किसके, बोइंग और बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो यहां पर बोइंग कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में यह सीधा तौर पर एग्रीमेंट है। हाइब्रिड प्रोक्योरमेंट क्या मतलब यह है कि इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट है, और दूसरे तरफ से जो अमेरिका की कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, बोइंग। तो यहां पर याद रखिएगा बोइंग कंपनी के साथ यह डायरेक्ट आपका एग्रीमेंट है। और साथ में आपका इसमें हम लोग देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिलिट्री सेल्स, FMS भी शामिल है। तो यहाँ पर फॉरेन मिलिट्री सेल्स जो यूएस का डिपार्टमेंट है उसकी भी सहभागिता है। तो इस प्रकार से यह पूरा का पूरा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में है। क्योंकि इसमें कहीं भी कंपनी टू कंपनी नहीं है और न यहाँ पर और कोई है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेशन टू नेशन यानी कि इंडो और यूएस के बीच में है, और साथ में एक प्राइवेट कंपनी को भी जोड़ा गया है। क्योंकि अमेरिका में कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं होता है, वहां जो भी होता है वो प्राइवेट सेक्टर ही होता है। अमेरिका में कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सरकारी उद्यम है, सरकारी क्षेत्र वहां पर उत्पादन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल सोशल सर्विसेज कुछ ऐसी हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हुआ करती हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स हो या जाकी बाकी जितने भी हों, तो वो सब के सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होते हैं, और उनको कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपका शुरू होता है साल, वैसे ही उनका रिन्यू हो जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन मेसा एरिजोना में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अपाचे का प्रोडक्शन जो होगा वो मीसा, जो एरिजोना का एक इलाका है, वहां पर इसका उत्पादन होता है। तो ये दो कंपनियों के बीच में है, पहला है बोइंग, याद रखिएगा, और दूसरे साइड में है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और साथ में फॉरेन मिलिट्री सेल्स। तो ये तीन के बीच का यह एग्रीमेंट है, इसीलिए इसको हाइब्रिड प्रोक्योरमेंट कहा गया है। अब यहां पर बात करते हैं अपाचे हमारी थल सेना के लिए। अपाचे और रोमियो दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, याद रखिएगा। अपाचे और रोमियो दोनों के दोनों कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है इस चीज को समझ लीजिए। क्योंकि जब हम अपाचे की बात करते हैं तो अपाचे हमारा क्या है, अपाचे हमारा थल सेना के साथ युद्ध करने के काम में आता है। वहीं पर अगर MH-60 रोमियो की बात करेंगे तो यह हमारी नेवी के काम आता है। तो यहां पर MH-60 रोमियो जिस हेलीकॉप्टर की बात आ रही है, यह आपका काम आता है नेवी में। तो इन 2018 आफ्टर ए डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएस in New Delhi, the South Bloc gave a nod to the Indian Navy to pursue the acquisition of 24 Sikorsky MH-60R helicopters। तो यहां पर याद रखिएगा द कॉन्ट्रैक्ट वाज फाइनली सील्ड इन फरवरी 2020। फरवरी 2020 में यह एग्रीमेंट को भी डील को डन कर दिया गया है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ट्रंप विजिट टू इंडिया, जब ट्रंप भारत आए थे। तो यहां पर याद रखिएगा अब हम लोग रोमियो हेलीकॉप्टर्स परचेज कर रहे हैं, किसके साथ, अमेरिका के साथ, और इसकी संख्या करीब करीब 24 होगी। तो 24, क्योंकि आज के टाइम में युद्ध वही जीतेगा जिसका समुद्र के ऊपर पकड़ होगा। तो समुद्र के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में रोमियो हेलीकॉप्टर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहां पर याद रखिएगा इस हेलीकॉप्टर का नाम है सिकोरस्की MH-60R हेलीकॉप्टर्स, जिसे हम लोग रोमियो भी कहते हैं, MH-60 रोमियो। द डील वाज 2.6 बिलियन डील। यहां पर याद रखिएगा 2.6 बिलियन की यह डील है। देख लीजिए इसे, द $2.6 बिलियन डील बिटवीन इंडो एंड यूएस इंक्लूड्स हेलीकॉप्टर। अब यहां पर सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं है, साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम है, वेपन सिस्टम है, 8 एंटी सरफेस हेलीफायर मिसाइल्स है विच कैन बी यूज्ड टू हिट एट शिप। यहां पर MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडोज भी इसके साथ आएंगे। और बात करते हैं इसके साथ हमारा, अगर बात करते हैं तो यह आपका 50 कैनन्स और प्रिसीजन रॉकेट सिस्टम भी आएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम के साथ, क्योंकि सिर्फ
हेलीकॉप्टर खरीद के कुछ नहीं होने वाला है। हेलीकॉप्टर में लगाएंगे क्या? हेलीकॉप्टर में लगाने के लिए चूंकि अमेरिका का वो बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमको अमेरिकन वेपन सिस्टम भी चाहिए जो उसमें इजिली फिट हो सकता है। टॉर्पिडोज क्या है? टॉर्पिडो वो आपका एक प्रकार से रॉकेट की तरह का एक अस्त्र होता है जो समुद्र के अंदर किसी वारशिप को मार गिराता है। समुद्र के अंदर आप देखेंगे पनडुब्बियां होती हैं, तो पनडुब्बियां होती हैं, तो पनडुब्बियों को पानी के अंदर मारना है तो वो टॉर्पिडोज लॉन्च किए जाते हैं। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी गाजी अटैक, नहीं देखी होगी तो देख लीजिए, अच्छी मूवी है, अच्छी मूवीज देखनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरा यूथ देखता है वो वाला मूवी जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे 2000 अगर बात करेंगे, लास्ट ओलंपिक में किसको गोल्ड मेडल मिला? भारत की तरफ से तो एकमात्र सुल्तान था, और पूरा पब्लिक सुल्तान देखने के लिए पागल है। अब पूरा का पूरा मूवी में अगर देखो तो था क्या, हमको आज तक समझ में नहीं आया, और वो फिल्म बनाया क्यों था? तो हमारे यहाँ सुल्तान टाइप की सी ग्रेड फिल्में हिट कर जाती हैं, और वही गाजी अटैक जो मूवी एक टॉपिक के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक सत्य घटना के ऊपर बनी है, वो कहीं ना कहीं किनारे हो जाती है। चलिए यहां पर बात करते हैं, भारत और अमेरिका के बीच का यह डील था। इसमें डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं जो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसमें से आएगा। तो यहां पर आ रहा है आपका टॉर्पिडोज भी आ रहे हैं साथ में, हमारे रॉकेट सिस्टम भी आ रहा है हमारा इसमें। इसके अलावा अगर बात करेंगे हमारा क्या आ रहा है, हेलफायर मिसाइल सिस्टम भी आ रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा एक हेलीकॉप्टर में 8 एंटी सरफेस हेलफायर मिसाइल है। अब ये यूज्ड होता है शिप को हिट करने में, जो भी शिप्स नजर आएंगी उनको वह ऊपर से ही मार गिराएगा। तो यहां पर ये पूरा की पूरी तैयारी चल रही है अभी आपकी। नेक्स्ट यहां पर हम लोग बात करेंगे, MH-60 हेलीकॉप्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लॉकहीड मार्टिन। तो यहां पर याद रखिएगा, अब यहां पर ध्यान देंगे कि MH-60 जो हेलीकॉप्टर्स है वो बनाया किस कंपनी के द्वारा जाता है, तो ये लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ये बनाया जाता है। लॉकहीड मार्टिन, यहां पर याद रखिएगा सिकोरस्की एयरक्राफ्ट इसे कंपनी कहते हैं। द हेलीकॉप्टर विल रिप्लेस, अब ये हेलीकॉप्टर किसको रिप्लेस करेगा, तो ये हमारे यहाँ अभी सी किंग एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर्स है। अब सी किंग 1971 में आपका कमीशन हुआ था। अब 1971 में सी किंग कमीशन हुआ था। अब 1971 से अभी तक हम लोगों ने 50 साल में अपने हेलीकॉप्टर्स नहीं बदले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर क्या है। हमारे देश में जो सबसे बड़े डिफेंस डील किए गए थे, यह सबसे बड़ा डिफेंस में डेवलपमेंट किया गया था, वो दो ही टाइम में किया गया था। वो पहला था अगर बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री के समय में, और उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में। शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री ने की जब 1962 में इंडियन आर्मी बुरी तरह से हिट हुई थी चाइना के द्वारा। तब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी की आर्मी को खड़ा करने की कवायद शुरू की। उसके बाद इसे इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। लेकिन जहां बात करेंगे आप 1977 के बाद से हमारे यहाँ एक बीच में एक स्पेस आ गया, वैक्यूम आ गई स्थिति। तो 1977 से लेके अगर बात करेंगे तो वो आपका फिर से 1998 तक एक वैक्यूम आ गया। बीच में कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट नहीं किया जा सका, कोशिश होते रहे लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। उसके बाद फिर देखिएगा 2005 से लेके 2015 तक का टाइम में फिर ब्लॉकेज आ गया, वहां पर कोई भी डिफेंस डील नहीं हो पाई। राफेल पड़ा रह गया, 2005 से लेके बात करते रह गए हम लोग 2015 तक, कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बीच बीच में हमारे यहाँ एक प्रकार से वैक्यूम आ जाता है डिफेंस डील में, क्योंकि डिफेंस को आपको एकदम से अप टू डेट और अपग्रेड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ है हमारे पास और पता चला डिफेंस ही खराब है और आप केवल दुश्मन देशों से ही घिरे हुए हैं। हर देश जो भारत के अगल बगल में है वो सारे के सारे दुश्मन है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सबके सबको ये दिक्कत है कि भारत इतना अच्छा डेवलप कैसे कर रहा है। और कम से कम भारत की स्थिति इन देशों से अच्छी है, नतीजा स्वाभाविक जलन की स्थिति है कि जलन तो होती है।
चाहे वो पाकिस्तान ही प्रॉब्लम नहीं है, नेपाल की भी वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम बांग्लादेश और श्रीलंका की है, तो यहाँ पर यार मालदीव की भी यही प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक प्रकार से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और हमारा अगर बात कहेंगे कि मित्र देश कौन है, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक भी ऐसा मित्र देश नहीं है कि अगर आज जो मान लो चाइना के साथ युद्ध हो जाए तो कोई भी भारत के साथ आएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो एक भी कंट्री नहीं है जो पॉसिबल है। हाँ, चाइना के साथ ये लोग जा सकते हैं, नेपाल चाइना के साथ जा सकता है, पाकिस्तान चाइना के साथ जा सकता है। अब बांग्लादेश की स्थिति रही तो बांग्लादेश में जब तक आपका शेख हसीना है तब तक वो इंडिया के साथ कॉपरेशन में है, और जिस दिन शेख हसीना हटी और खालिदा जी आई उसके बाद दूसरे दिन से वहां से भी आक्रमण चालू हो जाएगा। तो भारत के साथ जाने वाला कोई देश नहीं है, जाएगा तो एक भूटान जाएगा जो खुद हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पर याद रखिए भारत का कोई पड़ोसी देश मित्र देश नहीं है। आज से नहीं, सदियों से यही स्थिति है। आज की बात नहीं कीजिए, अशोक के काल से यही चलता आ रहा है। अशोक के काल से कभी भी हमारे पड़ोसियों के साथ कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। कारण क्या है, हम लोग हमेशा उनसे ज्यादा डेवलप होते हैं। देखो, दोस्ती या बराबर वालों में होती है, या फिर एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, जैसे इंडिया और भूटान। चाह के भी भूटान कुछ नहीं कर सकता तो वो हमारे साथ बेहतर रहता है, लेकिन यहाँ जहां थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन जमा हो गई है वो प्रॉब्लम के पॉइंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर MH-60 हेलीकॉप्टर्स लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जाएगा और यह सी किंग को हमारा रिप्लेस करेगा। अब यूएस एंड इंडियन गवर्नमेंट साइन 2.3 बिलियन डील। अब इंडियन और यूएस गवर्नमेंट ने इसके लिए 2.3 बिलियन डील को साइन किया है फॉर गार्जियन ड्रोन्स के लिए। अब यहां पर ड्रोन की एक सिस्टम आ रही है हमारे यहाँ जिसे गार्जियन ड्रोन कहा जा रहा है। ड्रोन आप लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है, ये अनमैन्ड एयर्ड व्हीकल होता है। तो यूएस गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड द सेल ऑफ 22 प्रीडेटर गार्जियन ड्रोन्स टू इंडिया। ये एक बड़ी चीज है क्योंकि ड्रोन ये वाला अमेरिका किसी को देता नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा 22 प्रीडेटर्स गार्जियन ड्रोन भारत को बेचे जा रहे हैं। द ड्रोन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द जनरल एटॉमिक्स। यह जनरल एटॉमिक्स नामक कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहां पर रख सकते हैं आप, प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। तो ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट ये है, भारत को अब निगरानी रखने में बहुत सहूलियत होगी। यह 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका घूम सकता है, और साथ में एक बार अगर ये चल लिया है तो ये 27 घंटे तक हवा में रह सकता है। एक बार अगर इसे उड़ा देते हैं आप तो 27 घंटे तक यह हवा में रहकर हर एक एक्टिविटी को गैदर कर सकता है। और 50,000 की फीट पर दुनिया की कोई भी रडार सिस्टम नहीं है जो पकड़ पाएगी इसे। इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी नहीं पकड़ में आएगा। तो यह खुफिया निगरानी और टोही गतिविधियों के लिए ही यह काम की में लिया जाता है। तो अमेरिका के पास ये है इस प्रकार का, और इसे हम लोग के यहाँ भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इंडो यूएस रिलेशंस में। On March 1st, 2020, India signed a 40 million deal with America. अब यहाँ पर 1 मार्च 2020 को इंडिया ने 40 मिलियन डील का एक साइन किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट आपको मैं बताना जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या डील है ये आपको पूरा जब बतलाऊंगा तब समझ में आएगा। On March 1st, 2020, India signed a 40 million deal with Armenia. हम लोगों ने आर्मेनिया, एक यूरोप की कंट्री है, उसके साथ हम लोगों ने 40 मिलियन का डील साइन किया है। अभी तक आप देख रहे थे भारत दूसरे से सामान खरीद रहा है, लेकिन ये पहला अवसर आपको मैं बतला रहा हूं पिछला 5 स्लाइड के बाद जिसमें भारत $40 मिलियन का प्रोडक्ट को बेच रहा है। किसे बेच रहा है? आर्मेनिया को बेच रहा है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ये समझिए। टू सप्लाई फॉर स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स। यहां पर वेपन लोकेटिंग रडार यहां जिसका नाम स्वाति है उसे बेचा जा रहा है। तो 4 यहां पर वेपन लोकेटिंग रडार्स की डिमांड आई है आर्मेनिया की तरफ से। और मजेदार चीज ये है कि ये जो रडार है हम लोगों ने रसा और पोलैंड दोनों के इंस्ट्रूमेंट को हरा के यह डील हम लोगों ने हासिल की है। आर्मेनिया की गवर्नमेंट
रसा रूस के साथ भी थी कि रडार खरीदेंगे, पोलैंड भी उन्हें गया था बेचने के लिए, और भारत सरकार भी पहुंची थी। तो तीनों देशों में से भारत सरकार ने ये डील डन की है, क्योंकि काम केवल यही करता है, ना रसिया वाला काम किया ना पोलैंड वाला रडार काम किया। तो रडार सिस्टम में हम लोग बहुत बेहतर हो चुके हैं, याद रखिएगा। वेपन लोकेटिंग रडार से जहां से फायर आएगा वो एग्जैक्ट पोजीशन को ये बतलाने का काम करेगा। तो यह बना रहा है, डेवलप कर रहा है डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों मिलकर इसे बनाते हैं। तो डीआरडीओ और भेल का ये स्वाति रडार है, जो कहीं ना कहीं आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रडार सिस्टम भारत ने तैयार किया है। यह मेक इन इंडिया है आपका, सॉरी मेड इन इंडिया है ये, क्योंकि अभी प्रोग्राम चल रहा है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के नाम से इसको ये किया गया, लेकिन एक्चुअली ये मेड इन इंडिया है, भारत में बना हुआ कंप्लीटली। मेक इन इंडिया क्या होता है? कोई टेक्नोलॉजी बाहर से आई, हम लोगों ने देश के अंदर सिर्फ उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी भी इंडियन है और साथ में इसका मैन्युफैक्चरिंग भी इंडियन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। $40 मिलियन हम लोगों ने इससे कमाए हैं आर्मेनिया को बेचकर। अब निश्चित तौर पर यह और भी डील हमारी अन्य देशों के साथ जाएगी। आर्मेनिया कंडक्ट ट्रायल, आर्मेनिया ने इसके लिए क्या किया था? ट्रायल किया था फॉर द रडार सिस्टम ऑफर्ड बाय रसिया and Poland, but gave a nod to India is Swati's weapon। यहाँ पर पोलैंड भी पहुंचे और रसिया भी पहुंचा। टेस्ट फायर जब किया गया तो ये दोनों के दोनों, रसिया और पोलैंड वाले फेल हो गए, इंडिया वाला पास हो गया। तो इंडियाज रडार सिस्टम प्रोवाइड फास्ट, सबसे पहला क्या है? फास्ट, ऑटोमेटिक है और एक्यूरेट लोकेशन ऑफ एनिमी वेपन्स का ये बतलाता है। कौन से वेपन्स का बतलाता है? सेल, मोटार, रॉकेट इन इट्स 50 किलोमीटर रेंज, 50 किलोमीटर के रेंज में जितने भी छोटे आपके रॉकेट्स होंगे उन सब का पता लगाता है। जितना भी आपका छोटा छोटा रॉकेट 50 किलोमीटर के रेंज से आ रहा है, ये सारा का सारा एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करके खत्म कर देता है। इट इंक्लूड्स 81 mm और हायर कैलिबर मोटार्स, 105 mm और हायर कैलिबर सेल्स एंड 120 mm और हायर कैलिबर फ्री फ्लाइंग रॉकेट्स। तो ये इस प्रकार से इन सबको पकड़ के उनके एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी देता है और उसके बाद उन्हें उड़ा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट डीआरडीओ की तरफ से है कि हमारे रडार अब वर्ल्ड वाइड बिकने लगे हैं। अब आते हैं दिस इंक्लूड, अब यहाँ पर रसिया और इंडो और रसिया के रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर दिस इंक्लूड्स द सप्लाई ऑफ S-400 डिफेंस सिस्टम। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? S-400 डिफेंस सिस्टम की। अब S-400 डिफेंस सिस्टम की जब बात आ रही है तो यहाँ पर याद रखिएगा, आज के टाइम में सबसे ज्यादा इसी की चहलकदमी या इसी का सबसे ज्यादा चर्चा है क्या? ये S-400 डिफेंस सिस्टम, यह आपका कोई भी रॉकेट हो वह उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जो लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो यहाँ पर S-400 भारत जा रहा है रूस से खरीदने के लिए। साथ में प्रोडक्शन ऑफ द क्लासनिकोव राइफल्स, क्लासनिकोव राइफल जो हमारा AK-47 राइफल्स होती है उसी का ये वर्जन है आपका, क्लासनिकोव राइफल्स उसे कहते हैं। और कोमोव हेलीकॉप्टर्स, कोमोव हेलीकॉप्टर यानी कि भारत में 200 कोमोव हेलीकॉप्टर्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ये रसिया का हेलीकॉप्टर है। हम लोग अमेरिका से 20, 22, 24 खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब रसिया से बात करेंगे तो 200 कोमोव हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा भारत एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहा है जो उसे संभवतः 3-4 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। एक साइड से चीन, पाकिस्तान जैसे देश होंगे, दूसरे साइड से अगर बात करेंगे तो भारत अकेला होगा। आज हालांकि एक फेसबुक के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स का एक पोस्ट काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें दिखलाया जा रहा है कि जो भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी उसमें मोर देन 100 सोल्जर्स जो चाइनीज थे वो मारे गए हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी ये है, और संभवतः यह सच भी हो, क्योंकि इसके बाद से जितनी खामोशी है चाइना की तरफ से उससे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जितने भी वहां के कुछ वहां पर जो सोशल मीडिया है वहां पर कुछ ऐसे
कब्रों का एक प्रकार से कहा जा सकता है फोटो प्रकाशित किया गया है या फोटो डाला गया है कि ये कब्र है 2020 में मारे गए सोल्जर की, जो 20 साल या 19 साल का सोल्जर था उसका। अब यहां पर समझ सकते हैं उस पूरा का पूरा कब्र का ढेर देख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है सुप्रियो। चाइना की जो आर्मी है वो वीडियो गेम वाली आर्मी है, उसको युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 1962 से उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, तो उनकी जो आर्मी है वो वीडियो गेम वाली आर्मी है। और हमारी आर्मी पाकिस्तान के दुआ से रेगुलर आपका प्रैक्टिस में रहती है। हमें गोली चलाने, गोली खाने, सब चीज का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ हमारे देश में तो कम से कम 10,000 ऐसे सोल्जर मिल जाएंगे जिनको पिछला 10 साल में गोली लगी है। तो जो गोली लगती है उसको पता रहता है कि गोली होती क्या है। चाइना वाला के साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि बेचारा को ये पता चलेगा। उन्हें ऐसा ही लगता होगा कि जैसे वीडियो गेम में गोली चलती है वैसे ही गोली चलेगी। तो वो वीडियो गेम वाली आर्मी है, और एक बार हो ही जाए ज्यादा बेहतर है। एक बार तो हुआ ही है अभी, जिसमें अभी फोटो जो निकल कर आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें करीब करीब 100 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं, क्योंकि वो जो कब्र है वो 100 के आसपास एक साथ दिख रही है। यहां पर रशियन हेलीकॉप्टर्स एंड इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड टू लोकलाइज द कंपोनेंट यूज्ड इन कोमोव KA-226। तो यहां पर याद रखिएगा, इंडिया इज प्लानिंग टू परचेज 200 KA-226 हेलीकॉप्टर्स। भारत करीब करीब 200 ऐसी हेलीकॉप्टर्स खरीदने जा रहा है, क्योंकि यह एक तैयारी बतला रही है, तो यह तैयारी का मूड बता रहा है कि थल सेना का युद्ध जबरदस्त होने वाला है। अगर इन लोगों की तैयारी को देखेंगे तो इससे यही समझ में आता है कि थल सेना के युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं आपके डायरेक्टली कॉम्बैक्ट में। जब यहां पर एक आर्मी दूसरे आर्मी से सीधे तौर पर भिड़ती है तब ये हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं। एयर स्ट्राइक अलग चीज है, आपके जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं वो अलग चीज होता है, लेकिन ये जो चीज आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है। यह एक लंबे थल सैनिक युद्ध की तैयारी लग रही है। India has already made the payment for the first Tranche in the 2019 for 5 S-400 system। अब यहां पर याद रखिएगा S-400 के बारे में भारत ने इसका पेमेंट कर दिया है। याद रखिएगा S-400 वो मिसाइल आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसमें कोई भी मिसाइल किसी भी साइड से आएगी उसे डिटेक्ट करके खत्म कर दिया जाता है बीच रास्ते में ही। तो भारत ने ऑलरेडी 5 ऐसे S-400 के सिस्टम को परचेज करने के लिए पेमेंट कर दिया है, जबकि भारत के साथ चीन भी इस S-400 को लेने में लगा हुआ है, जिसे लास्ट महीने चाइना ने इनकार कर दिया कि हम इस कंडीशन में आपको S-400 नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर रसा ने अब इनकार कर दिया है चाइना को S-400 देने से एट प्रेजेंटली, क्योंकि स्थिति अभी जो चल रही है वो निश्चित तौर पर इंडिया के विरुद्ध जाएगी। ऐसा लग रहा है सबको कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर सितंबर अक्टूबर के आसपास कुछ इस प्रकार की डील, या कह सकते हैं अगर डील नहीं हुई तो फिर सीधा तौर पर युद्ध की स्थिति होगी, तो उस स्थिति में यह कहीं ना कहीं आपका इसको रोकना जरूरी था, तो रसा ने इसे रोक दिया है। ध्यान दीजिएगा, भारत इस S-400 जो हमारा मिसाइल सिस्टम है एक प्रकार का, कि कोई भी मिसाइल हमारे देश के बाउंड्री में प्रवेश नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि सिर्फ इंडिया के पास S-400 ही नहीं होगा, बल्कि इस प्रकार से अमेरिका के द्वारा यूज किया गया अवाक्स एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी भारत के पास बहुत पहले से मौजूद है। तो यहां पर याद रखिएगा अवाक्स सिस्टम भारत ने इजराइल से खरीदा है, चूंकि अमेरिका इजराइल को देता है और भारत ने इजराइल से ये हथियार खरीदे हैं। तो इजराइल से ये हथियार खरीदे हैं अवाक्स सिस्टम को, तो निश्चित तौर पर भारत के पास ये पहले से ही है। भारत ने इसे 2002 में ही परचेज किया था। अब यह पूरा का पूरा एग्रीमेंट $5.4 बिलियन का है। The government of India has signed 1,500 crores deals with Russia to procure R-27 air-to-air missile to be equipped on Su-30 MKI combat aircraft। यहां पर याद रखिएगा भारत
R-27 यह एयर टू एयर मिसाइल है, इसे परचेज कर रहा है और यह करीब करीब 1500 करोड़ रुपए की डील है, जिस मिसाइल को Su-30 MKI पर लगाया जाएगा। दिस डील इज विल बूस्ट द इंडियाज कैपेबिलिटी इन बियॉन्ड विजुअल रेंज वॉरफेयर, यानी कि दृष्टि सीमा से दूर, जो आंखों से नहीं दिख रहा है, उस जगह पर भी अगर आप मान लीजिए यहां से 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर के दूरी पर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उसे भी मार गिराने का। तो यहां पर बियॉन्ड द विजुअल रेंज, तो विजुअल रेंज से बिल्कुल बाहर जो आपका विमान होंगे, मिसाइल्स होंगी, उनको भी मार गिराया जा सकता है। ये आपका सीधे तौर पर एयर टू एयर है। तो कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ेगा अब उनके एयरपोर्ट से और उससे पहले ही वो मार के गिराया जाएगा। वो उड़ने की कोशिश करेगा अपने ये से और वहीं पर उनको मार के गिराया जाएगा। वो इंडियन सीमा के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो ये आपका R-27 इसका नाम है। नेक्स्ट हम एक नए आपके एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि समुद्री युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो INS विक्रमादित्य हमारे पास है, आप लोग को पता है हमारे पास। अब हम लोग एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है ये बतला दें। ये समुद्र में एक तैरता हुआ टाउनशिप की तरह होता है। अब इस चलते हुए टाउनशिप में अगर बात करेंगे तो ये INS विक्रमादित्य की तुलना में 50% बड़ा है। अगर वो 100 का है तो ये 150 का है, तो सीधा सा यहाँ पर 50% बड़ा है। और यह आपका 2025 में ऑपरेशनल होने की इसकी संभावना है। हालांकि ये जो डेट दिया जाता है ये कोई काम का डेट नहीं होता है, जब चाहे इन सब चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बनने का काफी पहले बन के तैयार हो गया है, इक्विपमेंट केवल इसमें डाला हुआ नहीं होता है, तो वो काम जब चाहे सरकारें कर सकती है। तो इसे जानबूझकर डिले दिखलाया जाता है कि 2025 में होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, तो ये हमेशा डिले ही दिखलाया जाएगा। इट विल बी न्यूक्लियर पावर्ड, या परमाणु शक्ति से लैस होगा और 50% INS विक्रमादित्य से बड़ा होगा। एयरक्राफ्ट यहां पर याद रखिएगा, लाइक DRDO AURA है, ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट की बात आ रही है, आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट फॉर द कैरियर। यहां पर ऑरा को इस एयरक्राफ्ट में रखा जाएगा। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन इसमें ऑरा है। सर मेरे ऑडियो की दिक्कत हो रही है सुप्रियो, तो नेट कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसीलिए ऑडियो की दिक्कत हो रही है। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा खिड़की वगैरह खोल लीजिए, ऑडियो क्लियर हो जाएगा। वैसे रिकॉर्डिंग ऑन है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। तो रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है, इसलिए चिंता ना करें इसके लिए। आप केवल जो स्लाइड्स हैं उसे अच्छे तरीके से देखते रहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तब फिर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज मैं बैठूंगा, उम्मीद करता हूँ सारा का सारा वीडियोस को अपलोड करके सेंड करने की कोशिश करता हूँ, बहुत पेंडिंग बच गया है काम। यहां पर देखते हैं ऑरा। अब यहां पर जो बात कर रहे थे AURA, तो ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, तो यहां पर याद रखिएगा, इसे आप लोग इस क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाएगा, व्हाट इज AURA। AURA क्या है बतला देगा कि इट इज गोइंग टू डिप्लॉयड ऑन INS विक्रमादित्य एंड प्रिपेयर्ड बाय DRDO, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द AURA। तो यहां पर याद रखिएगा ये ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट है जो इसके ऊपर आएगा। अब यहां पर देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन इसमें है हमारा। INS विशाल will be able to accommodate up to 55 एयरक्राफ्ट। इसके ऊपर 55 एयरक्राफ्ट होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज्यादा बड़ा होगा। 55 एयरक्राफ्ट लेकर चलेगा। इसमें से 35 आपके बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे, जबकि 20 होगा वो रोटरी विंग एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि उसे अनप्रिपेयर्ड कंडीशन में रखा जाएगा। तो यहां पर 55 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ये होगा। साथ में यहां पर लॉन्च यूजिंग ए कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट रेस्टेड रिकवरी। यहां पर याद रखिएगा, ये जो
कैटोबार की बात आ रही है, तो कैटोबार यहाँ पर ये वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि इसका मतलब, ये फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है, कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। ये बहुत कम जगह लेता है और आपका इस पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को क्या करता है, आपका उड़ाया जा सकता है इसके ऊपर। तो काफी कम जगह में ही यह पॉसिबल होता है कि वह मूव कर सके। तो यहां पर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो यहां पर ये जो आईएनएस विशाल आएगा, ये आईएनएस विशाल, इसमें एक नई तकनीक भी डाली जा रही है जिसे EMALS टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इसे कहते हैं हम लोग, इसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS कहेंगे इसे। यूएस डिफेंस जो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, इसने तैयार किया है। तो यहां पर यह आपका रसा और अमेरिका दोनों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के ये साथ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये पूरे के पूरे घटनाक्रम में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आईएनएस विशाल एक नया आने वाला है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये काफी विशाल होगा। विशाल नाम ही नहीं है बल्कि काफी विशाल भी होगा, और यह करीब करीब 55 एयरक्राफ्ट को लेकर चलेगा। तो 55 एयरक्राफ्ट को लेकर चलेगा, मतलब जहां जम गया वहां से यह हटने वाला नहीं है। 55 एयरक्राफ्ट बहुत बड़ी संख्या होते हैं। अगर इसे चाइना सी में डिप्लॉयड कर दिया जाएगा तो उसके बाद चाइना भी उछल कूद नहीं मचा पाएगा। कारण क्या है, भारत के पास चाइना से बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो यहां पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हम लोग सदैव से ही समुद्री युद्ध में चाइना से हमेशा बेटर रहे हैं। उनके पास क्या है, थल सेना में अगर बात करेंगे तो थल सेना में उनके पास करीब करीब 22 लाख सोल्जर्स हैं। हमारे पास 14 लाख सोल्जर हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, ये सोल्जर का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कंपनसेट करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट है, चलेगा कि नहीं चलेगा गॉड नोज। उसके चलने और न चलने पर बड़ा संदेह होता है कि चला या न चला। तो दोनों कंडीशंस होते हैं, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, तो उसके ऊपर तो खुद वो लोग बिलीव नहीं कर पाता है।